Hello students, we will understand question answers of chapter number 2 in history. First question is match the following. Diwani means rights to collect land revenue. भू राजस्व इकट्ठा करने के जो अधिकार होते थे उसको दीवानी कहा जाता था. टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को बोला जाता था. फौजदारी जो अदालत होती थी, क्रिमिनल कोर्ट्स को फौजदारी अदालत कहा जाता था, आज भी कहा जाता है. और रानी चेन्नाम्मा जो एक रानी थी जो कि एंटी ब्रिटिश थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिसने एक आंदोलन चलाया था किटूर के अंदर. और सिपाही को जो ब्रिटिश लोग थे वो सिपोही बोलते थे. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने विजय हासिल की बंगाल के ऊपर. बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी. किसके साथ में, कौन से युद्ध के साथ में? प्लासी के युद्ध के साथ में उन्होंने बंगाल को जीता. और हैदर अली और टीपू सुल्तान जो रूलर्स थे वो कहाँ के रूलर्स थे? मैसूर के रूलर्स थे. डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलयकरण की नीति. मतलब जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे उसको ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने राज्य के अंदर तब्दील कर लेते थे, मिला लेते थे, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. क्वेश्चन नंबर 4 है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन साउथ वेस्टर्न पार्ट. जो मराठा थे मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र के जो स्थायी निवासी माने जाते हैं, जहाँ से उनका ओरिजिन माना जाता है महाराष्ट्र से, तो जो मराठा किंगडम था वो लोकेट था मुख्य रूप से साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, हमारे भारत के अंदर. अब ट्रू और फॉल्स हैं. जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ही स्ट्रोंगर था 18th सेंचुरी के अंदर, तो ये फॉल्स है. क्योंकि जो मुग़ल एम्पायर था 16th सेंचुरी के अंदर, तो ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे देश के अंदर, तो उससे पहले जो एम्पायर था वो मुग़लों का था, और उस टाइम के अंदर इसकी पावर ये पावरफुल था. और सेकंड जो है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एकमात्र एक यूरोपियन कंपनी थी जो ट्रेड करती थी भारत के साथ में, तो ये फॉल्स है. जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उससे पहले तो बहुत सारी कंपनियां, डच, फ्रेंचीज़ और बहुत सारे जो लोग थे वो भारत में पहुंच चुके थे, पुर्तगीज वगैरह. तीसरा जो है वो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो रूलर थे पंजाब के, तो ये बात ट्रू है. जो ब्रिटिश लोग थे डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. जो ब्रिटिश लोग थे वो नहीं करते थे, डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. जो प्रशासनिक बदलाव थे उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया अब इन टेरिटरीज़ के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर दे कॉन्क्वर्ड जिनको उन्होंने जीता, तो ये फॉल्स है. उन्होंने बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस थे वो बिल्कुल चेंज कर दिए थे. एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस थे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. क्या जो चीज़ें थी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया जिन्होंने भारत की तरफ, तो कौन कौन सी ऐसी बातें थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी? जो चीज़ें थी जो अट्रैक्ट करी जिन्होंने अट्रैक्ट किया यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भारत की तरफ, वो थी जो फाइन क्वालिटी का जो कॉटन और सिल्क था जो हमारे भारत में प्रोड्यूस होता था. मसाले थे यहाँ के, जैसे कि पीपर है, काली मिर्च है, लौंग है, कार्डामोम, इलायची है, और सिनामोन मीन्स होता है दालचीनी है. ये इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर, और इनको ये लोग इन आइटम्स को ख़रीदते थे सस्ते रेट के ऊपर हमारे भारत से, और उनको फिर बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर यूरोपियन कंपनीज थी वो यूरोप की मार्केट के अंदर बेचती थी, और बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट लेती थी उससे यूरोपियन कंपनीज. तो ये थे जो अट्रैक्शन के जो कुछ कारण थे कि जो यूरोपियन कंपनीज हमारे भारत की तरफ जो खिंची चली आई थी. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एरियाज मीन्स यहाँ पे है रीजन्स. कौन से जो रीजन थे, कि कौन से क्या कारण थे, क्या बातें थी? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विवाद के. किनके बीच में? बंगाल के नवाबों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. तो जो कॉन्फ्लिक्ट के जो एरियाज़ थे या रीजन्स थे, कारण थे, वो बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो इस प्रकार से हैं. पहला है कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं देंगे, ग्रांट नहीं करेंगे क्या कंपनी को, कंसेशन ऑन ट्रेड, व्यापार के ऊपर छूट नहीं देंगे. बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नाराज़गी का एक कारण था. दूसरी बात है कि दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट. वो एक बड़ी
बड़ी संख्या के अंदर उन्होंने लगान की डिमांड की। किसने? जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने। फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, किसके लिए? कंपनी को जो व्यापार का अधिकार देने के लिए, कि एक कंपनी को, बंगाल के नवाबों को एक भारी लगान देना पड़ेगा, तो इसके लिए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपना फ़ायदा लेना चाहती थी, तो इसके लिए भी वो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की। तीसरी बात है कि दे डिनाइड द कंपनी, दे मीन्स जो बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने मना कर दिया था कंपनी को कोई भी अधिकार देने के लिए। किससे संबंधित? मिंट कॉइन, सिक्के डालने के लिए, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सिक्के बना करके व्यापार का जो एक जरिया उन्होंने बनाया था, तो सिक्के बनाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी, उन्होंने मना कर दिया कि कंपनी अपने सिक्के यहाँ पे नहीं चलाएगी। चौथा है कि दे स्टॉप्ड द कंपनी फ्रॉम, दे मीन्स बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने बंद कर दिया कि द कंपनी एक्सटेंडेड इट्स फोर्टिफिकेशन, जो कंपनी है वो विस्तार नहीं करे। किसका? किलेबंदी का। जो अपना अधिकार करती जा रही थी कंपनी और अपने किले बनाती जा रही थी, किलेबंदी करती जा रही थी अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, तो बंगाल के नवाबों ने मना कर दिया ऐसा करने के लिए। यहाँ पे कंपनी को कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे किलेबंदी करे। पांचवा कारण था बंगाल के नवाबों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पांचवा कारण है कि दे ऑल्सो एक्यूज द कंपनी ऑफ अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। उन्होंने एक ये भी दोष माना कि जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि जो नवाब थे बंगाल के, तो उनका जो शासन था वो अंडरमाइनिंग, किसकी अंडरमाइनिंग हो? कंपनी की अंडरमाइनिंग हो। तो ये बात बंगाल के नवाबों को रास नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स हुए? तो इस प्रकार से हैं बेनिफिट्स। पहला है कि दीवानी मिलने के कारण से, मतलब भू राजस्व, ज़मीन के ऊपर जो लगान लेने के जो अधिकार मिल गए थे कंपनी को, उस दीवानी ने अलाउ किया कंपनी को टू यूज़ वास्ट रेवेन्यू, एक बड़ी मात्रा के अंदर वो संसाधनों के, बंगाल के संसाधनों के ऊपर रेवेन्यू लेने लग गए थे। दूसरी बात है कि इट इन्हेंस द कंपनीज रेवेन्यू, इन्हेंस्ड मीन्स होती है उन्नति करना, बढ़ना, तो इससे कंपनी के जो रेवेन्यू थे, कंपनी का जो कर था उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई। एंड कंपनी स्ट्रेंथन्ड इट्स ट्रूप, और उसने क्या किया? स्ट्रेंथन्ड मीन्स होता है मजबूत करना, और ट्रूप्स मीन्स होती है सैनिक टुकड़ियाँ। कंपनी ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया क्योंकि रेवेन्यू उनके पास बहुत ज़्यादा आने लग गया था। तीसरा है कि एक्स्ट्रा इनकम के कारण से उन्होंने फ्रॉम बिजनेस द कंपनी एस्टेब्लिश्ड फोर्स, और इस एक्स्ट्रा इनकम के कारण से बिजनेस के अंदर जो कंपनी है उन्होंने अपने किले वगैरह बनाने शुरू कर दिए, ऑफिसेज वगैरह उन्होंने बनाए कलकत्ता के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो सिस्टम है सब्सिडेरी अलायंस, सहायक संधि के नाम से जिसको हम हिंदी में जानते हैं, तो सब्सिडेरी अलायंस के बारे में देखो। सब्सिडेरी अलायंस क्या था? एक ऐसा सिस्टम था जो डेवलप किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा से, और ये इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड वेल्सली ने। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये जो अलायंस है, ये जो संधि है, इसके अंदर जो इंडियन रूलर्स थे, भारतीय जो शासक थे, वर नॉट अलाउड, उनको ये परमिशन नहीं थी कि टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, कि वो अपना स्वतंत्र सैन्य बल नहीं रख सकते थे, अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे, और वो प्रोटेक्टेड किए, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड किए जाते थे कंपनी के द्वारा से, और बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडेरी फोर्सेस, और इस प्रोटेक्शन के लिए जो रूलर्स को सब्सिडेरी फोर्स देना पड़ता था, एक लगान देना पड़ता था कंपनी को, दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। और ये जो कंपनी थी ये इन्होंने लागू किया था, ये जो रूलर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के पर्पज से जिसको मेंटेन किया था। और इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई भी जो भारतीय शासक था वो फेल हो जाता था ये पेमेंट देने के लिए, कौन सी पेमेंट? सब्सिडेरी फोर्स देने से अगर कोई भी फेल हो जाता था, नहीं दे पाता था, तो पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे, तो उसका जो टेरिटरी था, उसका जो राज्य था वो उससे छीन लिया जाता था। टेकन अवे मीन्स छीन लेना, तो वो उससे ले लिया जाता था, छीन लिया जाता था जुर्माने के रूप में, पेनल्टी के रूप में। अगर वो सब्सिडेरी फोर्स नहीं देगा तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेती थी। ये था सब्सिडेरी अलायंस। अब
इन वट वेज वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स, किस प्रकार से जो कंपनी का प्रशासन था वो डिफरेंट था इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से। हमारे भारतीय शासकों से कंपनी का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से अलग था। तो देखो, पहली बात है कि कंपनी ने क्या क्या अलग किया हुआ था। पहली बात है कि डिवीज़न इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उन्होंने अपने पूरे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, एक प्रशासनिक जो इकाई थी, उसका बंटवारा किया हुआ था कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वर ब्रॉडली डिवाइडेड, वो मुख्य रूप से बटी हुई थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर, जिसको किस नाम से जाना जाता था, प्रेसिडेंसीज के नाम से जाना जाता था, रजवाड़े, रियासतों के नाम से जाना जाता था। जैसे उस समय में मुख्य रूप से जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करती थी, ब्रिटिशर्स थे उस समय के अंदर, मुख्य रूप से 3 रजवाड़े हुआ करते थे, 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हर एक जो प्रेसिडेंसी होती थी, हर एक जो रजवाड़ा होता था उसके ऊपर शासन करता था, उसको कहा जाता था गवर्नर, और जो सुप्रीम हेड होता था पूरे प्रशासन का उसको गवर्नर जनरल। मतलब सभी प्रेसिडेंसीज के ऊपर बंगाल का जो गवर्नर होता था, मद्रास का गवर्नर होता था, बॉम्बे का गवर्नर होता था, और उन सभी गवर्नर्स के ऊपर उनको देखने के लिए जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। तो दूसरी बात है, और क्या जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का, दूसरी बात है कि न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, उन्होंने न्याय का भी एक नया तरीका लगा दिया था कि जो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, जो ब्रिटिश लोगों ने एक नया न्यायिक प्रणाली शुरू की थी 1772 के अंदर। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने 2 कोर्ट बनाए थे, एक क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था और एक सिविल कोर्ट, जो आज भी हैं इसी प्रकार से। और तीसरा उन्होंने एक चेंजमेंट किया कि रूलिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर एक कानून, एक प्रावधान निकाला। इस प्रावधान के अनुसार, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, एक नया सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कोलकाता के अंदर, और एक कोर्ट ऑफ अपील वॉज ऑल्सो सेटअप, और एक कोर्ट ऑफ अपील जो थी वो भी स्थापित की गई। मतलब जो सभी जो कोर्ट थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब जो स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट थे, उन सभी के अंदर अगर जिस प्रकार से जो आज जो प्रणाली चलती है कि इनसे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो वो एक कोर्ट ऑफ अपील भी इन्होंने कलकत्ता के अंदर सेटअप किया। और चौथा जो इनके प्रशासन में डिफरेंस था वो ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट थे वो सुपरविजन में चलते थे, कलेक्टर के सुपरविजन में चलते थे, और उनका मुख्य किसका, कलेक्टर का जो मुख्य काम होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, टैक्स कलेक्ट करना होता था, एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कलेक्टर का ये मुख्य काम होता था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि क्या क्या बदलाव हुए, दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी, जो कंपनी की जो आर्मी थी उसकी संरचना करने के अंदर क्या क्या जो बदलाव हुए। तो जो ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप एन यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, जो ब्रिटिश लोगों ने एक डेवलप किया एक अपना एक मिलिट्री, जो अलग से एक यूनिक मिलिट्री कल्चर, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर उन्होंने सेटअप किया, डेवलप किया। जो यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी गई उनको टू बी गिवन टू द सोल्जर्स, सिपाहियों को भी यूरोपियन स्टाइल के अंदर जो ट्रेनिंग दी गई। और तीसरा ड्रिल एंड डिसिप्लिन, ड्रिल मतलब सिपाहियों का जो युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध के लिए जो उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, एंड डिसिप्लिन और बिल्कुल अनुशासन, ये सख्ती के साथ लागू किया। इम्पोज्ड मीन्स होता है लागू करना, और स्ट्रिक्टली मीन्स बिल्कुल सख्ती के साथ में, सख्ती के साथ लागू किया गया ऑन द सोल्जर्स, सिपाहियों के ऊपर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 ट्रेड टू टेरिटरी, यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगली वीडियो में समझेंगे। ओके।